हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अपना जो चैप्टर चल रहा था अध्याय 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, तो उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है झिल्ली तंत्र में संपन्न होती है स्ट्रोमा लेमिली और आपके ग्रेना लेमिली के अंदर। जो स्ट्रोमा लेमिलिम होती है वो चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जबकि ग्रेना लेमिलिम होगी वो अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया होगी। स्ट्रोमा लेमिले में जो चक्रीय होती है उसमें सिर्फ पीएस फर्स्ट प्रयुक्त होता है, जबकि अचक्रियम फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रयुक्त होते हैं, जिसमें पहले पीएस फर्स्ट प्रयुक्त होगा और फिर पीएस सेकंड प्रयुक्त होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर फर्स्ट और सेकंड के अंदर इस प्रकार की कुछ प्रक्रियाएं बताई थी, ठीक है। तो देखिए अब हम आज पढ़ते हैं अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। देखिए इसको अचक्रीय क्यों बोला गया और उसको चक्रीय क्यों बोला गया। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिससे निकलता है उसी के पास वापस आ जाता है, यानी चक्कर लगाता रहता है, इसलिए उसको चक्रीय बोला गया। जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिस समूह से निकलता है उसके पास वापस नहीं जाता, दूसरे के पास जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अचक्रीय बोला जाता है। अब इसमें किस प्रकार का होगा प्रोसेस देखिए। LHC किसको बोला जाता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यहां पर होगा PS सेकंड और यहां पर होगा PS फर्स्ट। अभिक्रिया इस प्रकार जिग जैग रूप में चलेगी। यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह, तो यहां पर निर्माण होगा ADP प्लस IP। किसका निर्माण करेंगे, ATP का निर्माण करेंगे, ठीक है। प्रकाश की किरण यहां पर भी आएगी और यहां पर भी आएगी, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यहां पर जल के अणु का विघटन होगा। H2O से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे प्लस 2 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे प्लस 1 ऑक्सीजन निकलेगी, आणविक ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस फोटो सिस्टम में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन दोनों। इन इलेक्ट्रॉनों को फिर किसके पास भेजा जाएगा, PS फर्स्ट के पास, जो क्या है इलेक्ट्रॉन ग्राही। ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे किसको देगा, इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह आगे इसको ले जाएंगे और ले जाते हुए ये किसका निर्माण करेंगे, ADP से क्या बनाएंगे, ATP का निर्माण करेंगे। फिर ये जाएंगे वापस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, प्रकाश यहाँ से आया, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे किसके पास जाएंगे, PS फर्स्ट के पास। और PS फर्स्ट यहाँ से किसका निर्माण कर देगा, ये NADP प्लस से किसका निर्माण कर देगा, NADPH2 का निर्माण कर देगा। यानी इसके अंदर ATP का भी निर्माण होता है और NADPH2 का भी
निर्माण होता है। आया समझ में आपको? दोनों उत्पाद बने ATP और NADPH2। तो इसमें चक्रीय और अचक्रीय में आपको अंतर दिखाई दे रहा है। पहला अंतर क्या, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिससे निकलता है उसी के पास वापस आ जाता है, लेकिन इसमें उसी के पास वापस नहीं आता है। दूसरा पॉइंट, इसमें PS सेकंड और PS फर्स्ट दोनों काम करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन PS सेकंड के पास जाएगा और बाद में PS फर्स्ट के पास जाएगा। ये क्रम ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आपने फर्स्ट और यहाँ सेकंड कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पहले सेकंड और फिर PS फर्स्ट दोनों हो गए। फिर इस चक्रीय के अंदर सिर्फ ATP का निर्माण हो रहा था, लेकिन इसमें ATP और NADPH2 दोनों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि यह प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है। यह प्रक्रिया ग्रेना लेमिली में संपन्न होती है। ग्रेना, वो अभिक्रिया स्ट्रोमा लेमिली में संपन्न हो रही थी, यह अभिक्रिया ग्रेना लेमिली में संपन्न होती है। ग्रेना लेमिली किसको बोलेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था सिक्कों का, चट्टों का ढेर। तो ये क्या है? ग्रेना। और ये क्या भाग है? ग्रेना लेमिली। ग्रेना लेमिली। और ग्रेना लेमिली में दोनों वर्णक उपस्थित रहते हैं, PS फर्स्ट और सेकंड, इसलिए ये अभिक्रिया कहां पर संपन्न होती है? ग्रेना लेमिली में संपन्न होती है। आया समझ में आपको प्रोसेस? तो नोट कर लीजिए, फिर इसके पॉइंट लिखवाती हूं मैं। तो इसमें हम पॉइंट्स नोट करते हैं। यह अभिक्रिया ग्रेना लेमिली में संपन्न होती है। क्योंकि ग्रेना लेमिली में PS फर्स्ट तथा PS सेकंड दोनों प्रकाशिक तंत्र उपस्थित रहते हैं, फोटोसिस्टम। इस अभिक्रिया में ATP तथा NADPH2 दोनों का
निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में पहले PS सेकंड कार्य करता है, काम करता है, तथा उसके पश्चात PS फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कार्य करता है। जल के अणु के विघटन से इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। तो आपको पूछा जा सकता है कि चक्रीय प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन कहां से प्रवेश करता है? जल के अणु के विघटन से इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जल के अणु का विघटन थैलेकोइड की झिल्ली के भीतर, उसको बोला जाता है ल्यूमेन, भीतर यानी ल्यूमेन में होता है। तो ध्यान रखना, जल के अणु का विघटन कहाँ होता है? थैलेकोइड के झिल्ली के भीतर की तरफ, और उस स्थान को क्या बोला जाता है? ल्यूमेन बोला जाता है। वहां पे जल के अणु का विघटन होता है। तो नोट कर लीजिए पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट करना है आपको, अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया जिगजैग होती है। यानी इस प्रकार होती है, इसलिए इसे जेड स्कीम भी कहा जाता है। जेड स्कीम भी कहा जाता है। ठीक है, नोट कीजिए पॉइंट्स।
इसके साथ ही वो जल वाला एक पॉइंट और लिख लेना कि हमने देखा कि कंटिन्यू आगे इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मुक्त हो रहे हैं, वो किस में बदल रहे हैं, NADPS2 में बदल रहे हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कहाँ से होगी, यहाँ पर पानी के अणु के विघटन से क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति की जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर, तो यहाँ पर अंदर इस क्या की जाती है, आपूर्ति की जाती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि जेड स्कीम में जो इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है उसकी पूर्ति जल के अणु के विघटन के द्वारा होती है, जो PS सेकंड से संबंधित होता है। यानी जल का अणु किसके पास टूटता है, PS सेकंड के पास, ना कि PS फर्स्ट के पास। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अचक्रीय अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि चक्रीय के अंदर तो इलेक्ट्रॉन वापस आ गया था तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन यहां पर तो इलेक्ट्रॉन आगे जाते जा रहे हैं, तो फिर कमी पूरी कैसे करेंगे, जल के अणु को तोड़कर। अचक्रीय अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह कमी जल के अणु के विघटन से पूरी की जाती है। जल के अणु का विघटन किससे संबंधित है, PS सेकंड से संबंधित होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट को। तो देखिए स्टूडेंट, जो जेड स्कीम के अंदर अभी हमने देखा था कि जो एटीपी का निर्माण होता है ना, वो एटीपी का निर्माण कैसे हुआ, इसमें एक प्रवणता बनी थी हाइड्रोजन आयन की, जिसके कारण एटीपी का निर्माण हुआ। यानी जब भी कोई प्रोटॉन प्रवणता टूटती है तो एटीपी उत्पन्न होती है। प्रोटॉन प्रवणता का मतलब होता है एक तरफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है और एक तरफ हाइड्रोजन आयन कम होते हैं, तो ज्यादा की तरफ से कम की तरफ जल्दी से हाइड्रोजन आयन भागते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन प्रवणता टूटना। पहले एक तरफ ज्यादा थे एक तरफ कम थे, मतलब प्रोटॉन प्रवणता बनी थी, फिर ज्यादा से कम की तरफ भागे यानी प्रोटॉन प्रवणता टूट गई, और जैसे ही प्रोटॉन प्रवणता टूटेगी तो एटीपी का निर्माण होगा। अब किधर प्रोटॉन प्रवणता बनी और कैसे बनी, कैसे टूटी, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो अचक्रीय प्रक्रम होता है वो थैलेकोइड की झिल्ली की होता है लेमिली में, यानी मैंने आपको ये प्रोसेस बताया था। हरित लवक के अंदर ये क्या कहलाते हैं, ग्रेना,
और ग्रेना का ये एक भाग क्या कहलाता है, थैलेकोइड। और जो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है वो किधर की तरफ होता है, थैलेकोइड में होता है, थैलेकोइड की झिल्ली में होता है। अब क्या होगा, ये थैलेकोइड की झिल्ली, इस एक को मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिया बड़ा करके विस्तार से पढ़ने के लिए। अब क्या होगा कि यहाँ पर रहता है आपके PS सेकंड और यहाँ पर रहता है PS फर्स्ट, यहाँ पर रहता है इलेक्ट्रॉन वाहक समूह। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन पानी का अणु टूटता है, पानी का अणु कहाँ टूटता है, PS फर्स्ट के पास टूटता है। देखिए ये यहाँ पर जल का अणु टूटा नहीं टूटा, ये यहाँ पर PS सेकंड है, मतलब ये थैलेकोइड की झिल्ली है इतनी बड़ी, और इस झिल्ली के अंदर वाला भाग कहलाता है ल्यूमेन, बाहर वाला कहलाता है स्ट्रोमा। तो पानी का अणु कहाँ टूट रहा है, ल्यूमेन में टूट रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर चले गए इस झिल्ली के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या रह गए, हाइड्रोजन आयन रहे कि नहीं रहे। यानी ऐसे धीरे धीरे हमें तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो हम क्या करेंगे, पानी के अणु को तोड़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो आगे जाता जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन या एकत्रित होंगे कि नहीं होंगे। यानी ल्यूमेन में हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, बाहर हाइड्रोजन कम है। तो एक तो ये कारण हो गया, हाइड्रोजन इधर ज्यादा और उधर कम। तो पहला पॉइंट, यानी यहां पर पानी का अणु टूटा H2O, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर चले गए, लेकिन प्रोटॉन यहीं पर रह गए। तो हाइड्रोजन आयन की अंदर क्या हो गई, सांद्रता हो गई। पहला कारण ये हो गया, यानी ये भाग कहलाता है ल्यूमेन और ये भाग कहलाता है बाहर वाला स्ट्रोमा, इधर भी स्ट्रोमा। तो पहला कारण क्या है, ल्यूमेन में जल के अणु का विघटन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन आयन की संख्या ल्यूमेन में बढ़ जाती है। पहला कारण तो ये हो गया, ल्यूमेन में हाइड्रोजन ज्यादा और स्ट्रोमा में कम। दूसरा कारण क्या हो गया कि जब ये इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन वाहक की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन वाहक इसको आगे की तरफ दे रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन वाहक सिर्फ इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं भेजेगा, ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन आयन को लेगा इधर से। ये इलेक्ट्रॉन वायन क्या करेगा, इधर से एक हाइड्रोजन आयन को लेगा और इसको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। फिर ये हाइड्रोजन आयन आगे इस PS फर्स्ट सेकंड फर्स्ट को जैसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वाहक इस हाइड्रोजन आयन को अंदर की तरफ फेंक देगा। तो दूसरा कारण क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन वाहक समूह है वो इलेक्ट्रॉन को आगे स्थानांतरित करने के लिए हाइड्रोजन आयन का उपयोग करते हैं। यानी ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को इसको नहीं देंगे, ये पहले हाइड्रोजन आयन को देंगे और हाइड्रोजन आयन फिर PS फर्स्ट को देगा। तो इलेक्ट्रॉन वाहक समूह हाइड्रोजन आयन को कहाँ से लेते हैं, स्ट्रोमा से लेते हैं, और इसका काम होने के बाद इसको कहाँ डाल देते हैं, ल्यूमेन में डाल देते हैं। तो फिर ल्यूमेन में और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो गई। तो दूसरा कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन वाहक इलेक्ट्रॉन को आगे स्थानांतरित करने के लिए H+ यानी हाइड्रोजन आयन का उपयोग करते हैं। ये वाहक H+ को स्ट्रोमा से लेते हैं तथा ल्यूमेन में डाल देते हैं। तो दूसरा कारण हो गया ल्यूमेन में फिर हाइड्रोजन आयन बढ़ गया। एक तो पहला हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में क्यों बढ़ा था, क्योंकि जल का अणु यहीं टूटा था, तो हाइड्रोजन यहाँ पर रह गए आयन। दूसरा कारण क्या था, इस इलेक्ट्रॉन वाहक ने इधर से हाइड्रोजन आयन लिया और इधर डाल दिया, तो फिर अंदर हाइड्रोजन आयन और हो गए। तीसरा कारण क्या हुआ, तीसरा कारण हुआ कि ये PS फर्स्ट क्या करता है, यहाँ NADP+ को किस में बदलता है,
NADPH2 में बदलता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन आए कि नहीं आए, कहाँ से आए, वे इस PS फर्स्ट ने कहाँ से लिए, स्ट्रोमा से लिए। तो स्ट्रोमा में तो बेचारे में पहले ही हाइड्रोजन आयन कम थे, एक तो अंदर ज्यादा थे इसकी तुलना में, फिर दूसरा इसने इधर से खींचकर इधर डाल दिया, और फिर तीसरे ने क्या किया, इसको छीन के अपने काम में ले लिया। तो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कम हो गए और ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए। तो तीसरा कारण क्या है आपके, देखिए तीसरा कारण है PS फर्स्ट, PS सेकंड, सॉरी PS फर्स्ट, PS फर्स्ट NADP प्लस को NADPH2 में अपचयित करने के लिए दो हाइड्रोजन आयन 2H प्लस स्ट्रोमा से लेता है। तो इन तीनों कारणों से क्या रिजल्ट निकला कि ल्यूमेन के अंदर तो H प्लस आयन की हो गई अधिकता और स्ट्रोमा में H प्लस आयन की हो गई कमी। अब अंदर H प्लस आयन है वो बहुत ज्यादा है और बाहर H प्लस आयन बहुत कम है, तो प्रोटॉन प्रवणता बन गई। प्रोटॉन बोला जाता है हाइड्रोजन आयन को, और प्रवणता मतलब होता है दोनों तरफ अंतर होना, अंदर ज्यादा बाहर कम। अब जब ये प्रोटॉन प्रवणता टूटेगी तो ये हाइड्रोजन आयन जल्दी से बाहर की तरफ भागेंगे, और जैसे ये बाहर की तरफ भागेंगे तो ADP है वो ATP में चेंज हो जाएगी, यानी ATP ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। तो पहले यहाँ तक तीनों पॉइंट ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके निष्कर्ष बताती हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, उपरोक्त तीनों कारणों के परिणाम स्वरूप क्या होगा, ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ जाएगी जबकि स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम हो जाएगी। उपरोक्त तीनों कारणों से ल्यूमेन में H प्लस सांद्रता बढ़ जाएगी तथा स्ट्रोमा में H प्लस सांद्रता कम हो जाएगी। और इसका एक परिणाम और भी निकलेगा कि ल्यूमेन में H प्लस आयन सांद्रता बढ़ी है तो ल्यूमेन का pH कम हो जाएगा। आपको पता हो तो pH और H एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जहां पर हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्यादा होगी वहां का pH क्या होगा, कम होगा। तो देखिए इसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन, इसके परिणाम स्वरूप ल्यूमेन में ल्यूमेन का pH कम हो जाता है तथा एक प्रोटॉन प्रवणता का निर्माण होता है।
एक प्रोटॉन प्रवणता का निर्माण होता है। जब यह प्रोटॉन प्रवणता टूटती है तो पर्याप्त ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है तथा इस प्रक्रिया में एटीपीएज एंजाइम सहायक होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया 3 कारणों के द्वारा ल्यूमेन में प्रोटॉन की सांद्रता बढ़ जाएगी और स्ट्रोमा में प्रोटॉन की सांद्रता कम हो जाएगी, जिसके कारण किसका निर्माण होता है? प्रोटॉन प्रवणता का निर्माण होता है। और इस प्रोटॉन प्रवणता को तोड़ने का काम कौन करेगा? एटीपीएज एंजाइम करेगा। एटीपीएज एंजाइम के 2 घटक होते हैं, एक होता है F0 और एक होता है F1। जो F0 होता है वो थैलेकोइड के झिल्ली, भीतरी झिल्ली पर स्थित रहता है, जबकि F1 होता है वो बाहरी झिल्ली पर स्थित रहता है। और ये दोनों एक दूसरे के क्रम में काम करेंगे और क्रम में काम करके क्या करेंगे? जो F0 एंजाइम है वो क्या करेगा? हाइड्रोजन आयनों को ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ भेजेगा, जबकि F1 है वो प्रचुर मात्रा में किसका निर्माण करेगा? प्रोटॉन जो आपके एटीपी का निर्माण करेगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम देखते, पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप यहां तक, फिर मैं आपको बताती हूं कि एटीपीएज एंजाइम के जो दोनों घटक है F0 और F1 वो कैसे काम करेंगे। F0 तो क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन को भेजेगा ल्यूमेन से स्ट्रोमा में, यानी ये रास्ता प्रदान करेगा, एक छेद कर देगा, सुरंग बना देगा झिल्ली के अंदर। और जैसे ही प्रोटॉन अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो F1 की संरचना में चेंज आएगा और ये प्रचुर मात्रा में किसका निर्माण करेगा? एटीपी का निर्माण करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करते हैं। जैसे देखिए ये आपके थैलेकोइड की झिल्ली है, इसके यहां पर उपस्थित है F0 और यहां पर उपस्थित है F1। अब F0 क्या करेगा? F0 क्या करेगा? यहां पर एक सुरंग बना देगा जिससे हाइड्रोजन आयन है वो अंदर से कहां जाएंगे? बाहर की तरफ। ये है स्ट्रोमा और ये है ल्यूमेन। और जैसे ही हाइड्रोजन आयन अंदर से बाहर जाएंगे इसकी संरचना में चेंज होगा और ये किसका निर्माण करेगा? एडीपी से एटीपी का निर्माण करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं। एटीपीएज एंजाइम के 2 घटक होते हैं, F0 और F1। इनके पॉइंट देखिए, थैलेकोइड की भीतरी झिल्ली पर स्थित और दूसरा ये क्या काम करता है? H+ आयन को, H+ को ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ भेजता है, ल्यूमेन से स्ट्रोमा में भेजता है। F1 थैलेकोइड की बाहरी झिल्ली पर स्थित यानी स्ट्रोमा की तरफ स्थित थैलेकोइड की बाहरी झिल्ली पर अर्थात स्ट्रोमा की तरफ स्थित H+ यानी हाइड्रोजन आयन की गतिशीलता से इसमें परिवर्तन होगा
तथा यह प्रचुर मात्रा में एटीपी का निर्माण करेगा। प्रचुर मात्रा में एटीपी का निर्माण करेगा। तो दोनों घटक ध्यान रखना, F0 और F1। F0 होता है वो थैलेकोइड की भीतरी झिल्ली की तरफ स्थित रहता है, और F1 है वो थैलेकोइड की बाहरी झिल्ली की तरफ, यानी ये ल्यूमेन की तरफ रहता है, जबकि ये स्ट्रोमा की तरफ रहता है। ये हाइड्रोजन आयनों को ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ भेजेगा, और ये क्या करेगा, एटीपी का निर्माण करेगा। कब करेगा, जब हाइड्रोजन आयन तेज तेज गति करेंगे तो इसकी संरचना में चेंज हो जाएगा, और भरपूर मात्रा में किसको मुक्त करेगा, एटीपी को मुक्त करेगा। नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ये प्रक्रिया चली थैलेकोइड की झिल्ली में, प्रोटॉन प्रवणता वाली प्रक्रिया, इसको क्या बोला जाता है, रसोपरासरणी प्रक्रिया बोला जाता है। तो नेक्स्ट नोट कर लेना, प्रोटॉन प्रवणता बनने तथा टूटने की इस प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से रसोपरासरणी अभिक्रिया कहा जाता है। और रसोपरासरणी अभिक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक होंगे, इस अभिक्रिया हेतु निम्न की आवश्यकता होती है। क्या क्या आवश्यक होंगे, एक तो होगा झिल्ली का तंत्र, झिल्ली का प्रोटॉन प्रवणता, प्रोटॉन चैनल यानी प्रोटॉन को भेजने के लिए, गमन करने के लिए चैनल रास्ता, और एटीपीएज एंजाइम, एटीपीएज एंजाइम। चारों चीजें अगर होगी तभी रसोपरासरणी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यदि झिल्ली का नहीं हुई तो भी प्रोटॉन प्रवणता टूट नहीं सकती। अगर प्रोटॉन प्रवणता बनी नहीं तो भी क्या टूटेगी, अगर प्रोटॉन प्रवणता बन गई और प्रोटॉन चैनल नहीं बना तो प्रोटॉन जा नहीं पाएंगे, तो प्रोटॉन प्रवणता टूट नहीं पाएगी। और अगर एटीपीएज एंजाइम काम नहीं करेगा तो प्रोटॉन प्रवणता तोड़ने का सवाल ही नहीं बनेगा, क्योंकि यही तो एंजाइम है जो F0 और F1 घटक के रूप में होता है, जो प्रोटॉन को भेजने का और एटीपी को उत्पादित करने का काम करता है। तो इस प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से रसोपरासरणी प्रक्रिया बोलते हैं, और इनके लिए 4 घटक है वो आवश्यक होते हैं, झिल्ली का, प्रोटॉन प्रवणता, प्रोटॉन चैनल और एटीपीएज एंजाइम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही थी अपनी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।